नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। मैं अपने भाइयों से माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि अभी थोड़ा नया होने की वजह से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा जो ज्ञान है वो भाइयों के काम आएगा। पर अभी क्या है, थोड़ा नया होने की वजह से ये मैं माफ़ी चाहूँगा। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं वो हो सकता है थोड़ा कम समझे, लेकिन जो मेरे भाई फैक्ट्रियों में अभी जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में नए फ्रेशर्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे समझ आए क्योंकि वो मशीनों को भी जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार की जितनी भी मशीनें हैं उनकी मदर कौन है? और क्या आप ये भी जानते हैं फेसिंग सेंटरिंग मशीन किसकी मदर है? नहीं ना दोस्तों? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो संसार की जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं उन सब की मदर है लेथ मशीन दोस्तों। लेथ मशीन, जिसे खराद मशीन भी कहते हैं, ये वर्कशॉप एंड टूल रूम बहुत, उनमें आपको ये रखी हुई मिलती है। इस मशीन को सभी मशीनों की मदर माँ बोला गया है क्योंकि सब जितनी भी मशीनें बनी हैं इसी मशीन की देन है आज। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा था मेरा क्वेश्चन कि फेसिंग सेंटरिंग किसकी मदर है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो सॉफ्ट या पिनियन, जो लंबे सॉफ्ट या लंबे पार्ट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए उनकी पहले सेंटरिंग की जाती है दोनों एंड पर। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जैसे ये सॉफ्ट है, ठीक है, तो हमें इसको टर्निंग और ग्राइंडिंग करने के लिए पहले ये फोर्ज मटेरियल है, अभी इसको टर्न करना है। जिस शेप में हमें इसको बनाना है उस शेप में हम टर्निंग के थ्रू बनाएंगे, और उसके बाद जो जो सीड्स रिक्वायर्ड है ग्राइंडिंग के लिए वो ग्राइंडिंग भी करेंगे। तो उन सब के लिए पहले हमें पॉसिबिलिटी सबसे पहले जो होती है वो ये होती है कि हमें उसको दोनों एंड से पकड़ा जाता है। तो उसको पकड़ने के लिए दोस्तों ये कोई मशीन नहीं कर सकती, वो फेसिंग एंड सेंटरिंग ही करेगी, क्योंकि जैसे इसमें ये कटर लगा हुआ है तो ये कटर और ये सेंटरिंग, तो पहले ये इससे कटर से फेसिंग कर देंगे इसकी, ताकि फेस जो थोड़ा तिरछा हो, कुछ इस तरह का हो, एकदम फ्लैट हो जाए। उसके बाद फिर सेंटर ड्रिल से इसको सेंटर किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों कि दोनों तरफ इसको जब हम टर्निंग करेंगे तो सेंटर टू सेंटर पकड़ने के बाद ये जब घूमे तो ये अपने मिनिमम रन आउट में घूमे। समझ रहे हैं? अगर ज़्यादा आउट घूमेगा तो फिर पार्ट हाई आरपीएम पर प्रॉब्लम करेगा, वो टूट फूट ज़्यादा होगी, आवाज़ भी आएगी। तो इसलिए हम इसको मिनिमम रन आउट पे रखते हैं, तो इसलिए इसकी सेंटरिंग और फेसिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों। अब मैं सेंटरिंग फेसिंग में आपको बता दूं, सेंटरिंग फेसिंग ये सिंगल हेड सेंटरिंग फेसिंग है, क्योंकि आजकल यही चल रही है। इसका ये कन्वेंशनल मशीन है, इसमें सीएनसी मशीन भी आती है, लेकिन कन्वेंशनल मशीन में आजकल यही चल रही है। रीज़न है क्योंकि इसमें आपका ये जो मशीन दिख रही है डबल हेड, डबल स्पिंडल हेड है, ठीक है ना, एक हेड के अंदर वो एक्चुअल में ये कटर है और ये सेंटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें साइकिल टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी आजकल जो होने लगा है वो ये होने लगा है दोस्तों कि ये जो स्पिंडल है मेरा, इस स्पिंडल के अंदर ही ये वाला जो सेंटर है ये इसके अंदर ही लगा दिया जाता है आजकल टूलिंग वालों की तरह, टूलिंग वालों की हेल्प से। तो उससे क्या होगा कि मेरा साइकिल टाइम कम हो जाएगा और एक ही स्पिंडल से ऑपरेशन ईजी हो जाता है। और सेंटरिंग फेसिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम आती है लेंथ वेरिएशन की या फिर डेप्थ वेरिएशन की। डेप्थ वेरिएशन को सोल्व करने के लिए दोस्तों ये जो स्पिंडल है इसके आगे जो दो टेलीस्कोपिक कवर लगे होते हैं, जो भाई मेरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो जो इन मशीनों को देखा होगा वो अच्छे से जानते होंगे। टेलीस्कोपिक कवर को हटाने के बाद, और वो अगर ऐसे करेंगे तो इसमें और अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों दोनों टेलीस्कोपिक कवर, जैसे इस साइड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इधर का टेलीस्कोपिक कवर खोलें, और टेलीस्कोपिक खोलने के बाद एक स्लाइड के साथ एक 12 mm या 18 mm के समथिंग का एक स्क्रू विद नट, लॉकिंग नट के साथ लगा हुआ होता है, और पास में एक इधर की तरफ एक डेड स्टॉपर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है हमें, अगर लेंथ कम आ रही है तो मैं इस स्क्रू के नट को लूज करके, लॉकिंग नट को लूज करके स्क्रू को पीछे की तरफ ले लूँगा हाथ से घुमा के। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, स्लाइड आपकी आगे को आ जाएगी। और अगर आपको लेंथ कम करनी है, लेंथ को कम करना है तो लेंथ को बढ़ाना है दोस्तों, कम आ रही है मान लो, तो आप स्क्रू को, नट को लूज करके स्क्रू को यहाँ से लूज करेंगे और स्क्रू को आगे बाहर की तरफ लेंगे, ताकि जब स्लाइड आगे को आए तो
वो पहले ही रुक जाए, उस केस में क्या आपकी कंपोनेंट की लेंथ ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी और क्या है दोस्तों, इसको इस कटर को घुमाने के लिए ये मोटर लगी हुई है और यहाँ बेल्ट के थ्रू ये स्पिंडल को घुमा रहा है जिससे कटर घूम रहा है। और स्लाइड आगे पीछे कैसे हो रही दोस्तों, देखो आपने देखा हो तो यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है, ये सिलेंडर मूव कर कर स्लाइड को आगे पीछे करते हैं, इधर भी लगा हुआ है देखो। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है। और हाँ, आपको ये काम करने के बाद जो स्क्रू का लॉकिंग नट है उसको अंदर, अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको खोलने के बाद नट को वापस लॉक करना होता है। अच्छा दोस्तों, आपने ये देखा होगा ये ऊपर टॉप क्लैंपिंग सिलेंडर भी लगा हुआ है जिससे ये पिक्चर पर भी ब्लॉक हैं, इसके ऊपर जब शाफ्ट को ऐसे यहाँ पे रखते हैं तो फिर ये ऊपर से आकर उसको दबाएगा ताकि मेरा पार्ट स्लिप होकर इधर उधर ना भागे। बाकी मैं आपको मशीन्स की डिटेल और बाद में बताऊंगा दोस्तों। ये सेंटरिंग फेसिंग पहला ऑपरेशन है। इसके बाद हम सेकंड ऑपरेशन टर्निंग करते हैं। तो टर्निंग मशीन में नॉर्मली कुछ नहीं होता दोस्तों। आप नए बच्चे क्या है, मेरे भाई ऐसे ही घबराते हैं, कुछ नहीं होता। नई टर्निंग मशीन में जो असेंबली होती है वो स्पिंडल असेंबली होती है जिसके आगे चक लगा होता है, टरेट असेंबली होती है, जेड एक्सिस होती है जिसमें आपके बॉल स्क्रू और सर्वो मोटर लगी हुई थी, ऐसे एक्स एक्सिस होती है जिस पे टरेट असेंबली भी लगी हुई है, उसमें भी बॉल स्क्रू और सर्वो मोटर ही होता है। ठीक है दोस्तों, एक्स एक्सिस वाली मोटर में ब्रेक भी लगे होते हैं। रीज़न है क्योंकि ये थोड़ी इंक्लाइंड होती है तो इस वजह से स्लाइड अपने आप धीरे धीरे डाउन ना आ जाए, तो उसमें ब्रेक लगे होते हैं। इनका बॉल स्क्रू का और सर्वो मोटर्स का मैं आपको ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक मैं और अच्छा भी वीडियो बनाऊंगा, मुझे उम्मीद है। और ये CNC कंट्रोलर है दोस्तों। इस कंट्रोलर के थ्रू आप मशीन को प्रोग्रामिंग कर कर जैसा भी पार्ट चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये चक है, चक ओपन क्लोज होता है। ओपन क्लोज किससे होगा दोस्तों, यहाँ इसमें चक के साथ एक ड्राबार होती है, पीछे एक सिलेंडर लगा होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो मूव करेगा तो ये क्लैंप डिक्लैम्प हो। साथ में इसमें स्पिंडल में बेयरिंग्स होते हैं और स्पिंडल को घुमाने के लिए, इसको घुमाने के लिए स्पिंडल के पीछे पुली होती है, पुली के साथ बेल्ट लगी होती है। ये बेल्ट वी बेल्ट भी हो सकती है और पॉली वी बेल्ट भी हो सकती है, और उसके नीचे स्पिंडल मोटर लगी होती है। टर्निंग मशीन में और कुछ नहीं है दोस्तों, यही टर्निंग मशीन है। और साथ ही दोस्तों आपको एक ये दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन यूनिट। इस यूनिट का क्या काम होता है कि आप एक चीज़ समझे, पहले आज मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी मशीन जो मूवमेंटेबल है, यानी कि रनिंग में आगे पीछे होना, घूमना होता है, तो उसमें वियर एंड टियर या घिसाव आप कह सकते हैं वो होगा ही होगा, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ भी आने लगेगी। और उस आवाज़ को हमें ख़त्म करने के लिए, घिसाव को कम करने के लिए सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन यूनिट का यूज किया जाता है। इसके थ्रू आपका ये ऑयल उन पॉइंटों पे जाएगा जहाँ जहाँ पर, जैसे स्लाइडों में स्लाइड मूव करती है आगे पीछे तो उसके अंदर तेल जाएगा। कोई चीज़ मूव रोटेट हो रही है तो रोटेट हो रही है तो उसके अंदर पॉइंटों पे, बियरिंग्स के अंदर तेल जाएगा। समझ रहे दोस्तों, तो ऐसे ये बॉल स्क्रू असेंबलियों में जाएगा तो उससे उसका वियर एंड टियर ख़त्म हो जाएगा, स्लाइड स्मूथ चलेगी, मोटर कम करंट लेगी। ठीक है, और आपका विदाउट नॉइज़ के मशीन आपका ऑपरेशन में रहेगी। और मैं सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। इसके एक एक पार्ट्स का, एक एक असेंबली में जो जो, जैसे लाइक मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन यूनिट हो गई, इसमें पंप होता है, मोटर होती है, फिर इसमें रिलीफ वाल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ से आपके पाइपलाइन होती है, ये आजकल PU में भी आती है, कॉपर में भी आती हैं। और इसके बाद दोस्तों इसमें कैसी फिटिंग्स होती हैं, फेरुल फिटिंग कौन सा, ब्रास फेरुल फिटिंग है या MS फेरुल फिटिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आगे इसमें लगी होती है आपका 2 टाइप्स की होती है। टाकी सावा जो मशीन्स होती हैं उनमें थ्रोटल वाल लगे होते हैं, और बाकी सेंट्रलाइज जो लुब्रिकेशन है हमारी अदर मशीनों में, उनमें मीटरिंग कार्ट्राइज भी लगी होती है, जो वन टाइम में, वन शॉट में ऑन होने पर कोई 2 ड्रॉप, कोई 4 ड्रॉप इस तरह से निकालती हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, टर्निंग के बाद क्या है दोस्तों, टर्निंग ने अपना मैक्सिमम रफनेस जो था वो उसका बनाया। बनाने के बाद हमें और उसको, देसी में मैं बोलूँ तो उसको और चिकना बनाने के लिए या बिल्कुल फाइन फिनिशिंग के लिए
हम ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग एक्चुअल में क्यों की जाती है पता है दोस्तों? ग्राइंडिंग इसलिए की जाती है दोस्तों कि जहाँ पर कोई मूवेबल पार्ट है, वियर एंड टियर है, तो वहाँ पर फ्रैक्शंस मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। प्लस जैसे जहाँ मेरे कुछ पार्ट्स जब असेंबलियाँ होती है, इंजन्स में होती है, ये मशीनों में, कारों में, गाड़ियों में, तो कहीं कहीं पर सील भी लगाई जाती है। तो अगर दोस्तों मैं टर्निंग करके ही सीधा लगा दूंगा तो उसकी रफनेस इतनी थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि सील्स कट जाती है, तो उसमें लीकेज बढ़ेगा। लीकेज होने से फिर असेंबलियों में वियर टियर हो जाएगा, क्योंकि ऑयल निकल जाएगा। इसलिए उसको और चिकना किया जाता है, रफनेस को और कम किया जाता है, फिनिशिंग को बढ़ाया जाता है, तो वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन से होता है। बट मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पे ग्राइंडिंग और टर्निंग के बीच में एक ऑपरेशन होता है हीट ट्रीटमेंट का। उसके बारे में मैं हीट ट्रीटमेंट के लिए वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारा भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो जो एक कोशिश है मेरी कुछ आपके लिए करने के लिए, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। मुझे बड़ी उम्मीद है मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो आपके काम आए, मैं ये चाहता हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। थैंक्स।